माँ वीणा पाणी को नमन। प्रथम इंस्टीट्यूट खेरली से मैं राजेश शर्मा। आज अभिज्ञान शाकुंतलम के आश्रम प्रवेश से एक श्लोक का चयन करके आपको पढ़ा रहा हूं। इस आश्रम प्रवेश के श्लोक संख्या 8 को आज हम बारीकी से देखने जा रहे हैं। यहां पर जो लिखा है उसे आप पढ़िए कि मुक्तेषु रसमेषु निरायत पूर्वकाया, मुक्तेषु रश्मिषु मुक्तेषु रश्मिषु निरायत पूर्वकाया, मुक्तेषु रश्मिषु निरायत पूर्वकाया। एक साथ पढ़ना है, निरायत पूर्वकाया निष्कंप चामर शिखा, निष्कंप चामर शिखा, निभृतो ऊर्ध्व कर्णः, ऊर्ध्व कर्णः आत्मोदतैरपि, आत्मोदतैरपि रजोभिर्लंघनीया, रजोभिर्लंघनीया धावन्ति यमी, धावन्ति यमी मृगजवाक्ष, मयेव रथ्यः। यह है अभिज्ञान शाकुंतलम का 1/8 यानी कि आश्रम प्रवेश। पहले अंक का नाम है आश्रम प्रवेश। इस अभिज्ञान शाकुंतलम के आश्रम प्रवेश के अष्टम श्लोक के बारे में हम अध्ययन कर रहे हैं। इसमें कहा है, आप एक बार इसका बारीकी से वाचन कीजिए कि मुक्तेषु रश्मिषु निरायत पूर्वकाया, निष्कंप चामर शिखा निभृतोर्ध्व कर्णः, आत्मोदतैरपि रजोभिर्लंघनीया, धावन्ति यमी मृग जवाक्षयमेव रथ्यः। यहां पर देखो, यहां पर जो बताया है वह है कि घोड़ों की लगाम को ढीली कर दिया गया है, और जब घोड़ों की लगाम को, यानी कि जो राजा दुष्यंत हैं वो रथ के ऊपर बैठ करके, रथ में बैठ करके और मृग के पीछे पड़ रहे हैं, मृग के पीछे दौड़ रहे हैं, किंतु जब वह अपने रथ में जुते हुए जो घोड़े हैं उनकी लगाम को ढीली कर देता है, तब जाकर के वे घोड़े और तेजी से दौड़ने शुरू कर देते हैं। यानी कि जब रथ की जो रस्सी होती है, जिसको नकेल बोलते हैं, उसको अगर टाइट करोगे तो घोड़े दौड़ते हुए रुकने के कगार पर, ब्रेक लगाने के कगार की पोजीशन पे आ जाएंगे। लेकिन जब ऐसे झटका देकर के रथ को, नकेल को ढीला छोड़ दिया जाए तो जो रथ के घोड़े हैं वो और तेज गति से दौड़ने लगेंगे। क्योंकि जो मृग था, मृग कौन था? अरे मृग कौन था? दक्ष प्रजापति ही तो रूप बदल करके मृग के रूप में आया था। भगवान शंकर ने जब उनके ऊपर आक्रमण करने की सोची, क्योंकि ये कहानी मैंने आपको पिछली वीडियो में बता दी है, जब भगवान शंकर ने पीछा किया था तब मृग के रूप में दक्ष प्रजापति भागे थे, और वही आश्रम में किसको मिल जाते हैं? राजा दुष्यंत को मिल जाते हैं। राजा दुष्यंत उनके पीछे, उस मृग के पीछे भागते हैं। तो कहने का मतलब है कि यहाँ पर घोड़ों की नकील को, रस्सी को ढीला कर देने पर घोड़े और भी तेज गति से दौड़ रहे हैं।
ये कह रहा है रश्मि मुक्तेषु रश्मिषु निरायत पूर्व काया, कि मुक्तेषु मानी ढीली कर देने पर, रश्मिषु मानी रस्सी को, निरायत पूर्व काया शरीर को ढीला छोड़ दिया है, खोल दिया है। निष्कंप चामर शिखा निभृतोर्ध्व कर्णः, देखो निष्कंप चामर शिखा, जिनकी कलंगी के अग्रभाग भी खड़े हो गए हैं, उन घोड़ों की कलंगी के जो अग्रभाग है वो भी क्या हो गए हैं, खड़े हो गए हैं। और निभृतोर्ध्व कर्णः, उनके कान भी क्या हो गए हैं, खड़े हो गए हैं, है ना। कर्णः कान, उनके कान, दोनों कान भी खड़े हो गए हैं। फिर ये कह रहा है आत्मोदतहि रजो भी अलंघनीयः, अपने द्वारा उड़ाई गई धूलि को कोई दूसरा क्रॉस ना कर दे। यानी कि ये कह रहे हैं कि राजा दुष्यंत जब घोड़ों के साथ मृग के पीछे दौड़ रहे हैं, तो राजा दुष्यंत के घोड़े इतने तेज गति से दौड़ रहे हैं कि उन घोड़ों की टाप से उड़ी हुई जो धूल है उसको कोई पार ना कर जाए, उसे ओवरटेक करके कोई आगे ना निकल जाए। ये बात इसमें कही गई है। धावंती यमी मृग जवाक्षयमेव रथ्यः, अब यहाँ पर ये कह रहा है मानो मृग का वेग सहन न हो पाने के कारण, यहाँ जो अलंकार की स्थिति बनती है पहले वो चेक करते हैं। यहाँ जो अलंकार की स्थिति बनती है वो बनती है मृग, इसमें बनती है मृग जवाक्षयमेव रथ्यः, यानी कि इसको लिखते हैं मृग जवाक्ष, ये मृग जवाक्ष मया इव, मया और इव लगा हुआ है, ये लगा है एव, एव नहीं है, ये इव है ना। तो मृग जवाक्ष मया इव, मानो वेग के कारण, मानो मृग के वेग को सहन न कर पाने के कारण, ये लिखना है। ये लिखना है इसका अर्थ कि मानो वेग, मानो मृग के वेग को सहन न कर पाने के कारण, सहन न कर पाने के कारण, यह अर्थ है इसका। मृग जवाक्ष मया, है ना, सहन न कर पाने के कारण या सहन न करने के कारण, और इसके साथ में क्या लगा दिया है, इव लगा दिया है। अब मानो मृग का वेग है, मृग का वेग है, और वेग है तो बराबर इसको ये क्या नहीं कर पा रहा है, इसको ये सहन नहीं कर पा रहा है। तो यहाँ पर क्रिया है, और मन्ने शंके ध्रुवम प्राय नूनम इति आदि एव क्रिया एव उत्प्रेक्षा, और जब ये क्रिया के साथ में इव आ रहा है, जब ये क्रिया के साथ में इव आ रहा है तो बराबर बताओ कौन सा अलंकार हो जाएगा, यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाएगा। तो बराबर एक तो आप यहाँ जो अलंकार सिद्ध करोगे, एक तो यहाँ अलंकार आपको उत्प्रेक्षा सिद्ध करना है, उत्प्रेक्षा अलंकार एक तो ये करना है, और दूसरा मेरे को इसमें स्वभावोक्ति भी नजर आ रहा है, स्वभावोक्ति अलंकार भी नजर आ रहा है। इसमें दूसरा अलंकार है, इसमें मुक्तेषु रश्मिषु निरायत पूर्व कायाः 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 गुरु गुरु और लघु, तो कुल मिलाकर के यहाँ वसंत तिल का छंद हो जाएगा, वसंत तिल का छंद हो जाएगा। अब वसंत तिल का छंद कैसे हो जाएगा, देखो ये गुरु गुरु और लघु, और ये गुरु लघु और गुरु, गुरु नहीं लघु, ये लघु है ना, और लघु गुरु लघु, लघु गुरु लघु, और गुरु और गुरु। क्या कह रहा है, उक्ता वसंत तिल का तबजा तय भेजा तारा जय, और भाने से जय भाने और जय भाने, तबजा जगऊ गए, और दो क्या बन गए, ये दो गुरु बन गए। तो बराबर यहाँ कौन सा छंद सिद्ध हो जाता है, यहाँ वसंत तिल का छंद सिद्ध हो जाता है। इस तरीके से आपको ये छंद निकाल लेना है। अब यहाँ पर मैं पूरे के पूरे श्लोक में आपको स्वभावोक्ति अलंकार सिद्ध करके बता रहा हूँ, तो मैं मानता हूँ कि मृग जवाक्ष मया इव में तो आपको यहाँ पर उत्प्रेक्षा समझ में आ गया है। यहाँ तो कौन सा हो गया तुम्हारा, हेतु उत्प्रेक्षा,
ऐसे लगा दो। हेतु उत्प्रेक्षा है यहाँ पर, आप लोग इसे इस तरीके से पढ़ लो, है ना। जब आप एक बार और क्या करोगे, आप मेरे द्वारा पढ़ाई गई उत्प्रेक्षा की वीडियो देखना, उसमें तुमको मैंने आसानी से पढ़ाने की कोशिश की है कि वहाँ हेतु उत्प्रेक्षा का क्या लक्षण है और क्या उदाहरण है, क्या पहचान है। इसके बाद में अब मैं तुम्हें इसमें स्वाभाविक चेष्टाओं का वर्णन कर रहा हूं, और ये कौन सा अलंकार बताया है, स्वभावोक्ति, स्वभावोक्ति अलंकार। और स्वभावोक्ति अलंकार में स्वाभाविक चेष्टा नाम वर्णनम, है ना। तो मैं इसको अगले पेज पे ले रहा हूं, आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्वाभाविक चेष्टा नाम वर्णनम, प्रत्येक पंक्ति को अपने शब्दों में दोबारा लिखने की कोशिश करूंगा। चलो, इसके बाद में अब यहां पर स्वाभाविक चेष्टा नाम वर्णनम ऐसे पढ़िए, स्वाभाविकम चेष्टा नाम और वर्णनम। स्वाभाविक चेष्टाओं का वर्णन हुआ है। अब देखो स्वाभाविक चेष्टाओं का वर्णन कैसे हुआ है। यहां पर पहली पंक्ति हमको पढ़नी है, रश्मिसु मुक्तेषु, रश्मिसु और मुक्तेषु, रश्मिसु मुक्तेषु निरायत पूर्व काया, निरायत पूर्व काया। आप ये लाइन लो, पहले ये लाइन ले लो, मुक्तेषु रश्मेषु निरायत पूर्व काया। पहले जानो इसका अर्थ, और इसका जो वास्तविक अर्थ है वह है घोड़ों की लगाम की ढीली कर देने पर, घोड़ों की लगाम की ढीली कर देने पर, ढीली कर देने पर शरीर का पूर्व भाग, शरीर के पूर्व भाग का पूर्णतया फैलना, पूर्णतया फैलना। ये लो, मुक्तेषु रश्मिसु, मुक्तेषु मुक्तेषु रश्मिसु, यानी कि रश्मिसु मुक्तेषु लगाम के ढीली कर देने पर, निरायत पूर्व काया, शरीर का पूरा भाग ढीला कर दिया है। लगाम ढीली कर दिए तो पूरा कर देने पर, ढीली कर देने पर शरीर का पूर्व भाग पूर्णतया कैसा हो गया है, फैल गया है। अब बताओ कि जब आप एक रथ की सवारी कर रहे हो और घोड़ों की बंधी हुई जो रस्सी होती है, यदि उसे आप पूर्णतया ढीली कर दोगे तो घोड़े तेज दौड़ेंगे, ये स्वाभाविक बात है। घोड़े तेज दौड़ेंगे, ये स्वाभाविक बात है, ये ध्यान रखना है। तो यहां पर ये स्वाभाविक बात कही है। अब दूसरी इन्होंने बात कही है, निष्कंप चामर शिखा, निष्कंप चामर शिखा, पढ़ने की कोशिश कीजिए इसको, निष्कंप चामर शिखा। यहां देखो, निष्कंप चामर शिखा ये लिखा हुआ है, निष्कंप चामर शिखा, है ना। ये हटाने पड़ेंगे, हटा दो। निष्कंप चामर शिखा, ये कह रहा है जिनकी कलंगी के अग्रभाग निश्चल हो गए हैं, जिनकी कलंगी के अग्रभाग निश्चल हो गए हैं, निश्चल हो गए हैं। अब भाई एक बात बताइए, जब राजा दुष्यंत घोड़ों की लगाम को ढीली कर चुका है और घोड़े तेज गति से दौड़ रहे हैं, तो जो घोड़ों के ऊपर जो कलंगी लगी हुई है वह हिलडुल नहीं रही है, क्योंकि तेज स्पीड में वह कलंगी भी एकदम पीछे को यूं झुक करके और दौड़ रही है, एकदम से पीछे को यूं झुक करके दौड़ रही है। क्योंकि धीरे जो घोड़े चलते हैं उनकी कलंगी तो ऐसे हिला करती है,
लेकिन तेज गति के कारण उनके घोड़ों की कलंगी भी एक जगह स्थिर हो गई है। ये स्वाभाविक बात है कि जब घोड़े तेज गति से दौड़ते हैं तो जिस गति में दौड़ते हैं, तो जिस गति में, जिस वेग में दौड़ते हैं, उस दिशा में ही उसकी कलंगी एक जगह स्थिर हो जाती है। निष्कंप चामर शिखा, यानी कि जिनकी कलंगी के अग्रभाग निश्चल हो गए हैं, ये स्वाभाविक बात है। इसके बाद में तीसरा शब्द उठाना है आपको, और तीसरा शब्द आपको कौन सा उठाना है? उठाइए तीसरा शब्द कौन सा उठाएंगे? यहां से ले लो, यहां से ले लो, और ये शब्द आ रहा है तुम्हारा निभृतोर्ध्व करना, ये उठा लो, ये उठाना है आपको, निभृतोर्ध्व करना। ये लो। अब ये कह रहा है आपसे कि दोनों कान खड़े हो गए हैं, दोनों कानों का खड़ा होना, दोनों कानों का खड़ा होना, दोनों कानों का खड़ा होना। अब यहाँ पर घोड़ों के दोनों कान खड़े हो गए हैं और तेज दौड़ रहे हैं, ये स्वाभाविक बात है। आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट लेंगे तो मैं आपको और अगली पंक्ति पढ़ा पाऊं। तो अब आप यहाँ पर देखिएगा कि जो अगला आपका आ रहा है, इस अगले में आपको क्या करना है? इस अगले में आपको यहाँ अगला ये चौथी पंक्ति पढ़नी है, पर लेनी कौन सी है ये देख लेते हैं एक बार। लेनी है आत्मोदतई रपी रजो भी अलंघनीया, ये ले लीजिएगा, ये ले लीजिएगा कि आत्मोदतई आत्मोदतई रजो भी, रजो भी ही ये भी है, और अलंघनीया, अलंघनीया कहने का मतलब है अपने द्वारा उड़ाई गई धूलि को, अपने द्वारा उड़ाई गई धूलि को दूसरों द्वारा न लांघना, दूसरों द्वारा न लांघना, दूसरों द्वारा न लांघना, दूसरों द्वारा न लांघना, यानी कि जब घोड़े तेज गति से दौड़ रहे हैं तो उन घोड़ों की टाप से, खुरों से जो धूल उड़ रही है, राजा दुष्यंत चाहते हैं कि इन घोड़ों की टाप से उड़ी हुई धूल को कोई दूसरे रथ सवार ना लांघ पाए, वो इतनी तेज गति से दौड़ रहे हैं। ये आपको समझना है, तो ये स्वाभाविक चित्रण है। अब मैंने आपको यहाँ इस श्लोक में 4 बातें बताई, और इन्हीं बातों के कारण यहाँ पर ये कौन सा अलंकार सिद्ध हो जाता है? ये यहाँ पर स्वभावोक्ति अलंकार सिद्ध हो जाता है। स्वभावोक्ति अलंकार, स्वभावोक्ति अलंकार, ये स्वभावोक्ति अलंकार सिद्ध हो जाता है। दोबारा पढ़ लीजिएगा। अर्थात घोड़ों के लगाम के ढीली कर देने पर शरीर का पूर्व भाग का पूर्णतया फैलना, जिनकी कलंगी के अग्रभाग निश्चल हो गए हैं उनका दोनों कानों का खड़ा होना, और अपने द्वारा उड़ाई गई धूलि को दूसरों द्वारा न लांघना, ये स्वाभाविक बातें हैं, स्वाभाविक चित्रण हैं। इसलिए यहाँ पर अभिज्ञान शाकुंतलम के आश्रम प्रवेश के 8वें श्लोक में हेतुत्प्रेक्ष अलंकार और स्वभावोक्ति अलंकार के साथ साथ यहाँ आपने अध्ययन किया है। अब हम देखते हैं कि यहाँ पर जो प्रश्न बनते हैं, ये प्रश्न कौन कौन से बनते हैं, इन प्रश्नों का भी आप अच्छे से अवलोकन करें। पद्यांश से अस्मिन वर्णितम, पद्यांश से अस्मिन, पद्यांश से अस्मिन ऐसे थोड़ी आता है, पद्यांश से अस्मिन वर्णितम,
इस पदांश में क्या वर्णित है? सूतस्य सूतस्य राजानम राजानम स्वाभाविक चेष्टा नाम स्वाभाविकम चेष्टा नाम कथनम। इसके बाद में अश्वानाम स्वाभाविक चेष्टा नाम अश्वानाम स्वाभाविकम चेष्टा नाम वर्णनम। चेष्टा नाम वर्णनम। और तीसरे नंबर पे भर देना है आपको उभौ, और चौथे नंबर पर भर देना है न को अपि। न को अपि ये कह रहा है पदांशे अस्मिन् वर्णितम, इस पदांश में वर्णित हुआ है, इस पदांश में वर्णित है। तो सूतस्य राजानाम स्वाभाविक चेष्टा नाम कथनम, यानी कि जो सूत है सारथी है, सूत सारथी को कहा है, सारथी का राजा को स्वाभाविक चेष्टाओं का कहना, और अश्वों का स्वाभाविक, अश्वों का जो स्वाभाविक चेष्टा चरित्र है, अश्वों की जो हरकतें हैं, अश्वों की जो स्वाभाविक बातें हैं, उनका वर्णन, या फिर दोनों का। तो इसका जो भी आंसर आया है, इसका जो भी आंसर आया है वह आंसर आप यहाँ लिखेंगे। अगर आपको आंसर पता नहीं है तो आप मुझे 6378041164 पर कॉल करेंगे और इसका आंसर मैं बताऊंगा, या फिर आप अभिज्ञान शाकुंतलम पढ़ करके आप इन प्रश्नों का उत्तर देंगे, है ना। ये है। इसके बाद में एक प्रश्न अगला और बनता है, प्रश्न संख्या 2, और ये कह रहा है कि सम्यकम चिनुत, सम्यकम चिनुत, सही का चयन करो। निष्कंप चामर शिखा, निष्कंप चामर शिखा, निष्कंप चामर शिखा, निष्कंपः चामराणाम, निष्कंपः चामराणाम शिखः, ये शाम ते बराबर ये हो जाता है तुम्हारा बहुव्रीहि समास, बहुव्रीहि समास है। ये तो ये हो गया है। और दूसरा आंसर लेते हैं निवृतोर्ध्वकर्णः, निवृतोर्ध्व कर्णः, इसका समास विग्रह क्या बनेगा? निवृतौ कर्णः, निवृतौ कर्णः, कर्णः नहीं कर्णौ, निवृतौ कर्णौ ये शाम ते, ये शाम ते, और ये बन जाएगा तुम्हारा बहुव्रीहि समास, बहुव्रीहि समास है, ये भी बन जाएगा। इसके बाद में ये ले लीजिएगा थोड़ा सा अलंघनीय, यहां से और ले लो अलंघनीय। ये लो, इसका बनाएगा न लंघनीय इति, न लंघनीय इति, और ये बन जाएगा न तत्पुरुष है समास है। और इसका चौथा आंसर बनाया जाएगा एते त्रय, एते त्रयम, ये तीनों। तो भाई देखो, ये जो आपने वीडियो में ये सवालों को आपने देखा है, इन सवालों को आपको सॉल्व करना है। अब इसमें कह रहा है सम्यकम चिनुत, सही का चयन करो। निष्कंप चामर शिखा का समास विग्रह निष्कंपः चामराणाम शिखा, ये तेसाम तत्पुरुष समास, सॉरी बहुव्रीहि समास हो जाएगा।
निवृतोर्ध कर्णः निवृतौ कर्णौ ये शाम ते बहुव्रीहि समास हो जाएगा, या अलंघनीय ने लंघनीय इति बराबर ने तत्पुरुष समास हो जाएगा। या तो इनमें से कोई सा एक आंसर है और या फिर इनमें ये तीनों ही हैं। तो इसका जो भी आंसर आएगा, इसका जो भी आंसर आएगा वो आपको देना है। अगर फिर भी नहीं आता है तो 63 78 04 11 64 और मैं राजेश शर्मा इसका सॉल्यूशन तो मैं बताऊंगा, या फिर आप इसका सीधा सा फंडा है कि आप लोग इसको क्या देखते हैं, अभिज्ञान शाकुंतलम में देखिएगा। और ये प्रथम इंस्टीट्यूट से हैं, प्रथम इंस्टीट्यूट है ना। और ये प्रथम इंस्टीट्यूट कहाँ है बेटा, ये खेरली में है। आप हमें कॉल भी कर सकते हैं, एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसे आप रिकॉर्ड भी कर सकते हैं। तो कहने का मतलब है कि आपने जो यहाँ पर ये आश्रम प्रवेश का, ये जो आपने आश्रम प्रवेश का अष्टम श्लोक पढ़ा है, ये यहाँ पर आपका पूरा होता है।